कल जेनेवा में अमेरिका और ईरान के बीच दूसरी बैठक होनी है। इस बैठक ने 4 बड़े सवालों को जन्म दे दिया है और ये चारों बड़े सवाल इजराइल, ईरान और अमेरिका के ही इर्द गिर्द घुमड़ने लगे हैं। यह सवाल बड़ा हो गया है, क्या वाकई इजराइल के साथ ईरान को लेकर अब अमेरिका खड़ा नहीं होगा? और उसके आगे का सवाल है कि इजराइल जिस तरीके से ईरान के पूरे बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को रोकना चाहता है, अब वो अलग थलग पड़ गया है। यानी ईरान ने इनकार कर दिया और इजराइल ने उस पर खामोशी बरत ली। तीसरा बड़ा सवाल है, क्या वाकई ईरान में जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट की परिस्थितियां हैं, उसमें अब अमेरिका के सामने सिर्फ एक ही सवाल है, किसी भी हालत में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ब्रेक लगवा देना। इससे हटकर वो कुछ नहीं सोच रहा है। या फिर एक चौथी परिस्थिति पहली बार इस दौर में उभर कर सामने आ चुकी है। ट्रंप का नजरिया एक व्यापारी की तर्ज पर है। युद्ध की परिस्थितियों को उन्होंने अगर पैदा किया तो युद्ध की परिस्थितियां एक झटके में खत्म भी की जा सकती है, अगर उसके जरिए आर्थिक लाभालाभ अमेरिका को हो जाए। तो क्या जेनेवा की कल की बैठक के बाद जो पूरे ईरान को घेरे हुए अमेरिकी युद्धपोत हैं, अलग अलग जगहों पर सैन्य अड्डों में अमेरिकी लड़ाकू विमान सक्रिय होने की स्थिति में है, सब कुछ खत्म हो जाएगा? और इसके बाद एक नई परिस्थिति जन्म लेगी जिसमें इजराइल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ेगा। और इजराइल क्या उस दिशा में बढ़ चुका है जहां वो ये मान चुका है कि अब अमेरिका उसके साथ कभी खड़ा होगा ही नहीं, तो अब उसे अपनी लड़ाई लड़नी है। हो सकता है इतिहास के पन्नों तले इजराइल की मौजूदगी बिना अमेरिका के किसी को नजर नहीं आए, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने बेंजामिन नेतान्याहू को इतना अलग तलग खड़ा कर दिया है कि अब वो खुले तौर पर अपने देश में यह कहने से चूक नहीं रहे हैं, ना तो अब हमें अमेरिका के रिपब्लिकन्स या डेमोक्रेट्स की जरूरत है, ना ही किसी तरीके से सैनिक मदद की जरूरत है। लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर हम इजराइल को ग्रेट इजराइल बनाना चाहते हैं, जिसके दायरे में 3 अलग अलग देशों के कुछ हिस्से भी शामिल होंगे, तो हमें उस दिशा में लड़ाई लड़नी होगी। इस बात का जिक्र वो अपने देश के युवाओं से कर भी रहे हैं। लेकिन अगला सवाल तो यह भी है, वह कौन सी डील है जिसके बाद इजराइल तक को छोड़ने को अमेरिका तैयार हो गया और इजराइल को यह कहना पड़ा कि अब उसकी लड़ाई हो सकता है अमेरिका के खिलाफ भी हो? क्या इस परिस्थिति की कल्पना किसी ने की थी? और खुले तौर पर ईरान के विदेश मंत्री ने कह दिया कि दरअसल अब हमारा जो बैलिस्टिक प्रोग्राम है वो रुकेगा नहीं, और अगर इजराइल ऐसा सोचता है कि वो धमकी देगा और हम खामोश हो जाएंगे तो यह भी होगा नहीं। यह परिस्थितियों के बीच पहली बार यह भी एक अचंभित करने वाली खबर है कि भारत की तरफ से अभी तक यह नहीं कहा गया है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल की यात्रा पर अगले हफ्ते जाने वाले हैं, लेकिन इजराइल के राष्ट्रपति नेतान्याहू ने खुले तौर पर वहां पर ऐलान कर दिया कि अगले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत से आने वाले हैं। और इनके आने का मतलब है एक बड़ी डिफेंस डील। और डिफेंस डील को लेकर जिस बात का जिक्र इजराइल कर रहा है, वो कह रहा है कि अब हमें खुद अपने पैरों पर खड़ा होना होगा और यह रास्ता ही उन्हें आने वाले वक्त में दुनिया के सबसे ताकतवर देश और सबसे ताकतवर नेताओं की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देगा। भारत ने डिफेंस डील फ्रांस के साथ की है राफेल खरीदने को लेकर, लेकिन भारत ने इन सब के बीच कोई ईरान से डील नहीं की है। लेकिन फोर्ब्स की रिपोर्ट बहुत साफ तौर पर बतलाती है कि जो भारत के प्रधानमंत्री इजराइल जाएंगे उसमें तकरीबन 8.6 बिलियन डॉलर की डिफेंस डील वो इजराइल से करने वाले हैं, और इसका जिक्र इजराइल कर रहा है। यह मैसेज हो सकता है उलझाने वाला हो, लेकिन जरा इसकी कड़ियों को अब जोड़ने की कोशिश कीजिए। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इजराइल ने इसके संकेत दे दिए हैं कि अमेरिका के साथ उसके जो
इकोनॉमिक डील होने वाली है वो $500 बिलियन के दोनों देशों के बीच व्यापार की दिशा में जाएगी। इतना ही नहीं, ऑयल एंड गैस फील्ड को लेकर समझौता होगा। माइनिंग इन्वेस्टमेंट अमेरिका का इजराइल के भीतर होगा। एयरक्राफ्ट परचेज भी होगा और तकरीबन 100 से ज्यादा पैसेंजर एयरप्लेन अमेरिका से ईरान खरीदेगा। यानी टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी का डाटा $5,000 बिलियन का इस जेनेवा के भीतर बातचीत से निकलने वाली डील को लेकर है। तो क्या युद्ध की परिस्थितियां खत्म हुई? इजराइल अलग थलग पड़ गया? ईरान के भीतर की परिस्थितियों को लेकर जो सत्ता पलट की सोच थी अब वो पूरे तरीके से गायब हो गई। इस पूरे इलाके में जो इजराइल अपने आप को ग्रेट इजराइल के तौर पर देखना चाहता रहा और उसने अपने तौर पर सोचा भी कि दुनिया के भीतर इजराइल की महत्ता अंतर्राष्ट्रीय ताकत के साथ खड़ी हो, और उसमें जब वो अपनी वर्दी पर भी ध्यान दीजिए, इजराइल के सैनिक और खुद बेंजामिन नेतान्याहू जब वर्दी में होते हैं तो उनके कांधे पर एक चिन्ह बना होता है इजराइल का, जो कि ग्रेटर इजराइल है। उसमें मिस्र का कुछ हिस्सा, सऊदी अरब का कुछ हिस्सा, इराक का कुछ हिस्सा और सीरिया का कुछ हिस्सा है। उसको लेकर यह ग्रेटर इजराइल बनाया गया है। नक्शा और वर्दी पर जो चिन्ह रहता है, जरा इन दोनों को पहले देख लीजिए। तो अमेरिका ईरान के साथ जेनेवा में कल इकोनॉमिक डील कर लेगा क्या? और क्या वाकई जो मुश्किल डील अभी तक लग रही थी और इस बात का जिक्र था कि जिस डील के दायरे में इजराइल में सत्ता पलट कराने की दिशा में अमेरिका बढ़ेगा, क्योंकि इजराइल चाहता है, अब वो पीछे पांव खींच चुका है और सिर्फ न्यूक्लियर इनरिचमेंट को लेकर वो पाबंदी चाहता है और ईरान इस पर सहमति जता चुका है या जता देगा कल। लेकिन इस सवालों से हटकर जरा इस वक्त तो इजराइल को परखने की जरूरत है, क्योंकि इजराइल के नेता बेंजामिन नेतान्याहू खुले तौर पर यह कहने से चूक नहीं रहे हैं कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को कह दिया, अब रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स की कोई जरूरत नहीं है, कोई सैनिक मदद नहीं चाहिए, हम खुद को ग्रेटर इजराइल बना लेंगे और पूरे तरीके से स्वतंत्र होंगे, विश्व में नेता के तौर पर हमारी स्थापना भी होगी और हम टेक्नोलॉजी से लेकर मिलिट्री तक में अपने भरोसे सबसे बेहतरीन तरीके से चीजों को विकसित कर लेंगे। इस बात का जिक्र बेंजामिन नेतान्याहू कर रहे हैं। Say to you in front of these vilifications, do not cower, do not bend, do not bow your head, fight back, because people respect those who respect themselves. And the minorities that fought back, whether it's the blacks or the gays or women, they fought back. And what we have to do as Jews, both here in Israel and in the various Jewish communities around the world, beginning with the United States, is to fight back. Silence will not help. Looking askance will not help. Fight back. यानी मैसेज बहुत साफ है कि अब इजराइल को समझ में आ चुका है कि अमेरिका ईरान के साथ इकोनॉमिक डील की दिशा में ही बढ़ेगा। युद्ध की परिस्थितियां खत्म हो गई, इसीलिए वो अब अमेरिका से भी यह कहने में चूक नहीं रहा है कि अब हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। लेकिन अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे उससे पहले ईरान और अमेरिका के बीच जो कल बैठक होनी है, उसमें लेकर जिस आर्थिक समझौते का जिक्र है, क्या वो सिर्फ और सिर्फ माइनिंग के क्षेत्र में, ऑयल एंड गैस के क्षेत्र में, एयरक्राफ्ट परचेज के क्षेत्र में और $500 बिलियन के आपसी व्यापार को लेकर भर है, या इसके बाद जिस न्यूक्लियर इनरिचमेंट को रोकने का जिक्र है उस पर सहमति क्या बन जाएगी? यह सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि ईरान के पास तकरीबन 400 केजी से ज्यादा इनरिच यूरेनियम का भंडार है और अमेरिका बाखूबी से जानता है कि 2015 में परमाणु समझौते के तहत यूरेनियम ईरान ने रूस को भेज दिया था। तो क्या इस बार भी वह रूस को भेज देगा? इसको लेकर ईरान के
विदेश उप मंत्री बहुत साफ कहते हैं अभी इसको फाइनल नहीं किया गया है, सब कुछ कल की बैठक जो जेनेवा में होनी है उस पर निर्भर है। लेकिन एक बात तो बहुत साफ है, इजराइल अगर यह सोच रहा है कि हम अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को रोक दें तो हम यह बता देना चाहते हैं कि वो हमारी सुरक्षा के लिए है। इजराइल कह रहा है कि ईरान का बैलिस्टिक प्रोग्राम उसके लिए रेड लाइन है, लेकिन ईरान कह रहा है कि उसका बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम उसके लिए लाइफलाइन है। तो क्या इस समझौते के तहत सिर्फ परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत होगी और इसके बाद इकोनॉमिक डील की दिशा में चीजें बढ़ जाएंगी और अमेरिका बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट पर कोई बातचीत नहीं करेगा और यह झटका सबसे बड़ा बेंजामिन नेतान्याहू के सामने उभर कर आ रहा है? क्योंकि यहां दो परिस्थितियां बहुत साफ तौर पर है। ईरान खुले तौर पर अब इजराइल को निशाने पर लेने से चूक नहीं रहा है और इजराइल खुले तौर पर दुनिया के सामने अब इस बात को रखने से नहीं चूक रहा है कि हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे और उसमें अब हमें किसी का सहयोग नहीं चाहिए। ईरान के विदेश मंत्री, उनका कहना है इजराइल जो चाहता है कि हम अपने बैलिस्टिक प्रोग्राम को रोक दें तो हम रिजेक्ट करते हैं। और बेंजामिन नेतान्याहू कहते हैं कि अब देश का युवा समझ जाए, खामोशी से काम नहीं चलेगा, आपको डरपोक नहीं बनना है, आपको लड़ाई लड़नी है, एक बड़ी लड़ाई लड़नी है और सिर्फ अब दिमाग में आपके युद्ध होना चाहिए। That's what I tell young Jewish students that I meet. I'm very proud of them when I meet them. I see that they have this inner fire, but it must be a policy. We fight back. There's going to be a media war. There's a digital war. Yes, I know all of that. And we're going to fight it together. But the most important thing is that you are willing, God, I hate to borrow this phrase, fight, fight, fight. You have to fight back. The first requirement to defeat anti-Semitism is to fight anti-Semitism. यानी मैसेज बहुत साफ है, इजराइल अलग थलग पड़ने लगा है और अमेरिका भी उसके साथ ईरान को लेकर खड़ा नहीं है। तो फिर ऐसे में क्या वाकई अमेरिका सिर्फ और सिर्फ अब इजराइल को छोड़कर ईरान के साथ एक इकोनॉमिक डील चाहता है और उसके साथ वो वहां पर परमाणु हथियार ना बने इस दिशा में सिर्फ एक समझौता चाहता है? यह वाकई महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अपने तरीके से ईरान ने खुले तौर पर इस बात का जिक्र किया कि दरअसल ईरान ने कभी भी किसी पड़ोसी पर आक्रमण नहीं किया, लेकिन इजराइल ने हमेशा किया। ईरान ने एनपीटी पर हस्ताक्षर किए, लेकिन इजराइल ने आज तक एनपीटी को नहीं माना। ईरान ने अपने देश के भीतर IAEA की टीम जो इंस्पेक्शन करने हर दुनिया के देश में जा सकती है उसको अपने यहां आने दिया, लेकिन आज तक इजराइल में कभी भी IAEA की टीम वहां के यूरेनियम भंडारों का इंस्पेक्शन करने नहीं गई। और हकीकत तो यह है कि ईरान के पास कोई न्यूक्लियर हथियार नहीं है, लेकिन इजराइल के पास 400 से ज्यादा न्यूक्लियर हथियार है। तो क्या इस समझौते के तहत अब अमेरिका को भी लगने लगा है कि उसकी राय और उसकी समझ जब दुनिया के भीतर आर्थिक लाभ को या इकोनॉमिक डील को ही सबसे बड़े हथियार के तौर पर देख रही है और कर भी रही है, तो ऐसे में वो इजराइल के साथ क्यों खड़ा हो? और शायद इसीलिए जब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से यह सवाल किया गया कि आप ईरान की डील को लेकर क्या कहते हैं, तो उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा कि देखिए वहां की जो मौजूदा सत्ता है वो कट्टर इस्लामिक है और उसके साथ समझौता हो नहीं पाता है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं और अगर यह समझौता हो जाता है तो इससे बेहतर कुछ होगा ही नहीं। यानी अमेरिका की जरूरत भी इस वक्त ईरान पर हमले की नहीं, ईरान के साथ समझौता करने की है। Let me go first on your question. I'm not going to talk about attacks on Iran or anything of that nature because the president's made clear he prefers diplomacy and an outcome of negotiated settlement. Now, we're dealing with radical Shia clerics. Okay, we're dealing with people who make geopolitical decisions on the basis of pure theology, and it's a complicated thing. I mean, no one's ever been able to do a successful deal with Iran, but we're going to try.
Steve Witkoff and Jared Kushner will be traveling. I think they're traveling right now to have important meetings, and we'll see how that turns out. And we'll always comply with the applicable laws of the United States in terms of involving Congress in any decisions. But right now, मार्को रूबियो यही नहीं रुके, उन्होंने इसके आगे यह भी कहा कि दुनिया के हर देश को अपने राष्ट्रीय हित को देखना होगा और दुनिया का हर देश इसके लिए स्वतंत्र है कि वो अपने राष्ट्रीय हित को साधने के लिए दुनिया के किस देश के साथ समझौता करता है। लेकिन उस देश को यह भी समझना होगा कि दरअसल समझौता लाभ वाला हो और एक बेहतरीन दुनिया बनाने की दिशा में जा रहा हो। तो क्या यह संदेश इजराइल के लिए है? क्या यह समझौते की नई परिस्थितियां ईरान को लेकर है, या फिर इस तमाम समझौतों के बीच पहली बार वेस्टर्न कंट्रीज के भीतर जो शोर कहीं ज्यादा है कि अमेरिका ना तो उनके साथ खड़ा है और ना ही अब नाटो कंट्रीज का कोई जमघट अमेरिका के साथ खड़े होने की परिस्थिति में है जिसकी सुरक्षा की गारंटी अमेरिका ले ले। मार्को रूबियो ने इससे हटकर खुलकर कहा कि बीते 5 दशकों में जो परिस्थिति जियोपॉलिटिक्स की थी अब वो बदल चुकी है। इसको वेस्टर्न कंट्रीज को समझना होगा कि उस वक्त की उनकी ताकत और इस दौर में उनकी जरूरत किसे किस रूप में है। क्या यह संदेश सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज के लिए है या इजराइल के लिए भी है? और इस परिस्थिति में यह संदेश भारत के लिए भी है क्या? क्योंकि यह भी ध्यान देने वाली चीज है कि जब ईरान को लेकर इजराइल बिल्कुल अलग थलग है तो इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतान्याहू यह कहने से चूक नहीं रहे कि अगले हफ्ते भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल की यात्रा पर आने वाले हैं। भारत की तरफ से अभी तक इसकी कोई जानकारी दी नहीं गई है, सिर्फ एक संकेत है। लेकिन वो कहते कहते यहां तक कह रहे हैं कि दरअसल अब हमें खुद अपने हथियारों को कहीं ज्यादा मजबूत बनाना होगा, दुनिया के दूसरे देशों के साथ डिफेंस डील करनी होगी और इस डील की प्रक्रिया में ही भारत के प्रधानमंत्री की मौजूदगी इजराइल में होने जा रही है। दरअसल इस रिपोर्ट को लेकर फोर्स इंडिया ने एक रिपोर्ट दी और उसने बताया कि दरअसल फ्रांस के बाद इजराइल दूसरा देश होगा जहां पर सबसे ज्यादा डिफेंस समझौते की दिशा में इस साल यानी 2026 में भारत बढ़ रहा है। फोर्स की रिपोर्ट कहती है कि फ्रांस के साथ 39.7 बिलियन डॉलर की डील राफेल को लेकर हुई है, जो कि 10 बरस पहले 8.7 बिलियन डॉलर को लेकर राफेल को लेकर ही पहली डील हुई थी। दूसरे नंबर पर अब इजराइल है जिसके साथ 8.6 बिलियन डॉलर की डील भारत करने जा रहा है। रशिया के साथ भी इतनी बड़ी डील नहीं हुई है। S-400 को लेकर जो 2018 में डील थी वो 5.43 बिलियन डॉलर की थी और अमेरिका के साथ तो 2024 में जो डिफेंस डील हुई वह 3.5 बिलियन डॉलर की है। यानी यह एक अलग परिस्थिति है जिसमें इजराइल अलग थलग है और भारत की कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति इजराइल के करीब है, क्योंकि इजराइल के राष्ट्रपति का ऐलान करना और उसके बाद जरा इस फोर्स के रिपोर्ट्स को भी देखिए। Who's coming here next week? Narendra Modi. Tremendous alliance between Israel and India, and we are going to discuss all sorts of cooperation. यानी एक मैसेज है कि भारत सबसे बड़ा बाजार है। भारत के साथ डिफेंस डील करने से दुनिया के उन देशों को बहुत लाभ है जिनकी इकोनॉमी डिफेंस प्रोडक्ट्स पर टिकी हुई है और जिनकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डिफेंस से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स को बनाने को लेकर है। और इसीलिए ध्यान दीजिए तो कल मैक्रोन भी पहुंच रहे हैं और फ्रांस के साथ राफेल की डील हो चुकी है और अब अगले हफ्ते इजराइल जाने का जिक्र हो रहा है खुद इजराइल के जरिए कि प्रधानमंत्री आएंगे और एक डिफेंस डील करेंगे। अमेरिका ने भी कहा है कि 10 साल के भीतर आप डिफेंस डील, यानी भारत को कहा है कि जो आप डिफेंस डील करें वो रशिया को छोड़ें और हमारे साथ करना शुरू करें। ऑयल को लेकर बड़ा शिफ्ट होना शुरू हो चुका है, डिफेंस को लेकर भी वो डील होगा। यानी बिल्कुल नई परिस्थिति जो जियोपॉलिटिक्स की है उसका मैसेज अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने
कम से कम अब ईरान के साथ कल जो बैठक होने वाली है उससे पहले यह कहकर दे दिया है कि महत्वपूर्ण आर्थिक समझौते होते हैं। महत्वपूर्ण दो देशों के बीच वह डील होती है जिसके जरिए दोनों देशों की इकोनॉमी को लाभ मिले। यानी युद्ध की परिस्थितियों में अमेरिका कूदेगा नहीं। और इंटरनली यह भी माना जा रहा है कि रशिया के साथ भी अमेरिका का कोई युद्ध करने का विचार नहीं। चाहे ईरान अपने यूरेनियम इनरिचमेंट को रशिया भी ट्रांसफर कर दे जैसे 2015 में उसने किया था, फिर से कर दे, शायद इस पर भी आपत्ति नहीं होगी। क्योंकि युद्ध की परिस्थितियों के बीच दूसरा सच यह भी है कि चीन और रशिया यानी बीजिंग और मॉस्को तेहरान के साथ खड़े हैं। इस परिस्थिति को अमेरिका समझता है, लेकिन इजराइल उस पूरे इलाके में अपनी दादागिरी की मौजूदगी जो बतलाना दिखलाना चाहता है। अभी तक अमेरिका का साथ था, लेकिन इस नए हथियार जो आर्थिक तौर पर अलग अलग डील के जरिए उभर रहे हैं, उसने तमाम परिस्थितियों को एक झटके में खारिज कर दिया है। तो शायद दो बड़े सवाल इस वक्त जेनेवा की बैठक को लेकर हैं। पहला सवाल तो यह है कि जेनेवा की बैठक में जो दूसरे राउंड की बातचीत कल होने वाली है वह सिर्फ इकोनॉमिक लाभ दोनों देशों को मिल जाए, तेहरान न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म कर दे, अमेरिका उस पर जो प्रतिबंध लगा चुका है उसमें ढिलाई बरत दे, जो चाबहार पोर्ट से भारत को जाना पड़ा उसमें एक बार फिर भारत उस पोर्ट पर जा सके, ईरान के रास्ते जिस इकोनॉमिक कॉरिडोर को भारत बनाना चाहता है उस दिशा में अमेरिका साथ देगा, क्योंकि चीन के इकोनॉमिक एंड बेल्ट के समानांतर यह रूट अमेरिका के हित के लिए है। वेस्टर्न कंट्रीज के लिए संदेश है कि वो अपने देश की इकोनॉमी को साधने के लिए किसी भी रास्ते पर जाएं, लेकिन अमेरिका अपने आर्थिक हित साधने के लिए वेस्टर्न कंट्रीज से भी समझौता नहीं करेगा। पहला मैसेज, यह दौर युद्ध का नहीं है, यह दौर ट्रेड डील वार का है। यह दौर सबसे बड़े हथियार के तौर पर आर्थिक समझौतों का है, और उस आर्थिक समझौते की दिशा में ही जो हथियारों की परिस्थितियां नजर इस वक्त आ रही ईरान को जो चारों तरफ से घेरे हुए है, अमेरिका के युद्धक पोत जो दूसरा युद्धक पोत जो एक वक्त वेनेजुएला में गया था उसको भी शिफ्ट ईरान की तरफ किया गया कि आप डील की टेबल पर आ जाइए। पहली बात तो यह है, लेकिन दूसरी बात कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी जो परिस्थिति सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से अभी तक रशिया और अमेरिका को लेकर बनी रही, उसमें चीन की मौजूदगी हो गई, इसका जिक्र तो हर कोई कर रहा है, और न्यू जियोपॉलिटिक्स में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जिक्र भी हो रहा है। लेकिन इजराइल कहां पर खड़ा है और इजराइल कहां पर खड़ा होगा, उसकी ताकत में इजाफा जो वो ग्रेट इजराइल बनाने की दिशा में कदम बढ़ाएगा, तो उस